नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल पर। तो जैसा कि आप लोग 2 क्लासेस से पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर आपको प्रॉपर तरीके से 3D नोट्स में आपको पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर आपको कोई भी एग्जाम आ जाए, जैसे पटवारी का एग्जाम आ जाए, हाई कोर्ट का आ जाए, CGL मेंस, CHSL मेंस, कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता हो, आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपका एग्जाम में ना बन सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको 3 पार्ट में आपका सारे नोट्स रहेंगे। पहला पार्ट रहेगा आपका कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, जिसमें आपको मैंने पहली क्लास में आपको कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करा दिया गया है। दूसरी क्लास है जिसके अंदर आपको कंप्लीट नोट्स कराए जाएंगे। नोट्स आपके बाइलिंगुअल नोट्स रहेंगे। तीसरी क्लास रहेगी, मतलब तीसरा जो पार्ट रहेगा आपका, वो रहेगा आपका प्रैक्टिस सेशन का। प्रैक्टिस सेशन में आपको जो टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा उसकी हम प्रैक्टिस कराते जाएंगे। इसमें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको 3D नोट्स में क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आगे आपको इस सिलेबस है, मैंने यह फाइल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी हूँ। वहां से जाकर आप सारी फाइल्स को, तीनों फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं आज पढ़ाऊंगा या इससे जो पहले 2 फाइल्स आपको पढ़ा चुका हूं, वो दोनों फाइल्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में उसमें बेसिक कंपोनेंट्स जो यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंतर्गत हमने ये सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, CPU, हार्ड डिस्क, रैम और भी 1-2 कंपोनेंट्स हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े हुए थे। और फिर हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने फीचर्स पे हम आ गए थे। फीचर्स के बाद का आज का हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने कंप्यूटर का फुल फॉर्म जाना था, फुल फॉर्म होता क्या है। उसके बाद यह जाना कि कंप्यूटर है क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसकी सहायता से हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, सारी गणनाओं को हम करते हैं। जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती है सारी हम किसके द्वारा करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा। मैंने बताया था कि ये 4 नाम आपको याद रखना है, अभिकलक, अभिकलित, परिकलक, संगणक और अभिकलित। ठीक है, ये चारों नाम से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने की संभावना भी है, तो ध्यान रखिएगा, ये चारों नाम को आप याद रखिएगा। उसके बाद बताया था मैंने गणना करना, कंप्यूटर को कहां से लिया गया है, कंप्यूटर शब्द को, कंप्यूटर शब्द के बाद में रिसर्च शब्द जोड़कर आपका कंप्यूटर शब्द का निर्माण बनाया गया है। उसके बाद हमने जाना कि ये तीनों प्रोसेस होती हैं, कि इन तीनों प्रोसेस की सहायता से ही हमारा कंप्यूटर निर्माण होता है। सबसे पहले इनपुट, फिर सेकंड आती है आपकी प्रोसेस, उसके बाद आता है आपका आउटपुट। इन तीनों पार्ट को मिलाकर ही आपके कंप्यूटर का निर्माण होता है। फिर हमने CPU के पार्ट्स जाने थे कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, आपके सारे डेटा को प्रोसेस से लेकर आउटपुट तक पहुंचाने तक सारे डेटा को कंट्रोल करता है, उसी को क्या कहते हैं, हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। सेकंड है मेमोरी यूनिट, जिसके अंदर हम सारे डेटा को सेव करके रखते हैं। थर्ड है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर हमने मशीन साइकिल को जाना था कि किस तरह से हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्लीट मशीन साइकिल को रन कराता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। अगर आपने यह क्लास नहीं देख पाई है तो पहले इस क्लास से पहले उस क्लास को आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको यह आगे जो पढ़ाया जा रहा है वह कंटेंट आपको प्रॉपर समझ में आए। बाइलिंगुअल नोट्स रहेंगे आपके, हिंदी में भी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके नोट्स इंग्लिश में भी रहेंगे, तो दोनों लैंग्वेज में आपके नोट्स रहेंगे। जो भी बच्चा इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश में प्रॉपर पढ़ सकता है, हिंदी मीडियम से है वो हिंदी में प्रॉपर पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, व्हाट इज CPU। पिछली क्लास में हमने जाना था बेसिक कंपोनेंट्स में कि CPU होता है एक जो मदरबोर्ड पे लगता है, लेकिन वो होता क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा है CPU का फुल फॉर्म। CPU का फुल फॉर्म क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब यह एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, बहुत छोटी चिप आकार की डिवाइस होती है जो हमारे मदरबोर्ड पर लगती है। कहां पर, मदरबोर्ड पर। ठीक है, मदरबोर्ड पे लगती है और सारा कंपोनेंट, सारी प्रोसेसिंग को यह छोटी सी चिप ही अकेला सॉल्व करती है। अब आपको ये छोटी सी इमेज दिखाई दे रही होगी, ये
मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स होती हैं उनकी ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा सेंटर में एक भाग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका मदरबोर्ड कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर सारी जितनी भी आपको डॉट्स दिखाई दे रही होंगी, ये थोड़ी सी चमकती हुई डॉट्स दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपके कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? आपके जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड्स के आपके सीपीयू के द्वारा सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे तो इसमें भी आपको छोटी छोटी डॉट्स दिखाई दे रही होंगी। इन्हीं डॉट्स की मदद से आपके कंप्यूटर का सारी प्रोसेसिंग, सारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और जो भी प्रोसेस होता है वो सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। किसकी सहायता से? हमारे जो सीपीयू है उसकी सहायता से। ठीक है, अब जो कि एक चिप के समान होता है, जैसा कि अभी बताया था, यह एक छोटी सी चिप के समान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट हमारा सीपीयू है। अगर हम सीपीयू को निकाल लें तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर 2 रैम लगी है, एक निकाल लें, काम चल जाएगा। मदरबोर्ड लगा है, मदरबोर्ड को निकाल के छोटा मदरबोर्ड लगा दें, काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास सीपीयू ही लो क्वालिटी का या सीपीयू है ही नहीं तो हम अपने कंप्यूटर को चला नहीं सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर विजिबल होगा। छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसमें जो आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। यह आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर 8085 का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कैसे काम करता है आपको बता देता हूं। सबसे पहले सीरीज इनपुट और आउटपुट, यह एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जहां से आपका कोई भी डेटा है इनपुट और आउटपुट देने का काम किया जाता है। इंटरप्ट कंट्रोल होता है, यहां से कंट्रोल किया जाता है। फिर आपको ये लाइंस दिखाई दे रही होंगी, ये लाइंस बीच में, ये लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी। ये लाइंस क्या काम करती हैं? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। जैसे कि हम अगर एक सिटी में रह रहे हैं, हमें दूसरी सिटी में जाना है, तो दूसरी सिटी में जाने के लिए हम ट्रेवल्स का यूज करते हैं। जैसे बस का यूज करेंगे, बाइक का यूज करेंगे, कार का यूज करेंगे, ट्रेन का यूज करेंगे। तो वही है, जैसे हम ये बस का यूज करते हैं तो डेटा को ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक आपके डेटा को पहुंचाने के लिए यहां पर बस का यूज किया जाता है। यह वो वाली बस नहीं है जो आप ट्रेवल करते हैं, वो बस नहीं। कंप्यूटर के अंदर भी बसेस होती हैं जो आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। अब क्या होता है, जैसे कि यह 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, आपके 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, 64 बिट। आपने देखा होगा हमारा जो सिस्टम होता है वह मोस्टली 2 बिट में ही आपको देखने मिलेगा, या तो 32 या 64। ठीक है, मोस्टली जो नए लैपटॉप आ रहे हैं, नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, नए बन रहे हैं, वो हमेशा आपको 64 में ही मिलेंगे। जो आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर्स हैं वो आपको 32 से 64 दोनों में मिलेंगे। अब इसमें क्या होता है, यह है आपका 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर कैसे है, आपके ये पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पार्ट्स आपको 2 भाग में डिवाइड है। ठीक है, कितने भाग में डिवाइड है? 2 भाग में। पहला है 8 बिट का और दूसरा है 8 बिट का। तो दोनों को मिलाकर कितना बिट होता है? 16 बिट। अब ये बिट होता क्या है, अब ये बिट होता क्या है ये जानिए। सबसे पहले हमने जो पढ़ रहे हैं उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे होंगे आपको, मैं जानता हूं। अगर हम सबसे पहले बेसिक के बारे में जान लिया हमने कि किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमने इनपुट आउटपुट दिया, इनपुट आउटपुट देने के बाद फिर जहां पर उस डेटा को जाना होगा, जिस पार्ट तक जाना होगा, उस पार्ट तक सारे डेटा को स्प्लिट कर दिया जाएगा। किसकी सहायता से? कंट्रोल यूनिट की सहायता से। जब हमने कल की क्लास में पढ़ा था, कंट्रोल यूनिट की सहायता से बसेस के द्वारा आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह आपके डेटा को पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा डेटा है एक्यूमुलेट किया जाता है, उसके बाद फिर हमारा डेटा को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर भेज दिया जाता है। वहां से फिर हमारे डेटा को वापस 8 बिट सीरियल बस में ले जाया जाता है। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, डिकोडिंग मशीन, एनकोडिंग, टाइमिंग कंट्रोल से होते हुए फिर मल्टीप्लेक्सर तक ले जाया जाता है।
मल्टीप्लेक्सर से डेटा आपका अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है और फिर जाकर लास्ट में आपको या तो डेटा बफर के रूप में मिलता है या एड्रेस बफर के रूप में आपका डेटा मिलता है। अब आपने देखा होगा यहां पर बिट से 8 बिट, 16 बिट, 64 बिट, 32 बिट, ये होती क्या है? देखिए ध्यान से, हमारे जो सिस्टम है वो बाइनरी रूप में आपका डेटा को एक्सेप्ट करता है, बाइनरी रूप 0 और 1 के फॉर्म में। अब आपका जो डेटा है, 1 बिट मतलब एक छोटा सा पार्ट 0 या 1 में से एक, ठीक है। 16 बिट मतलब जो आपके डेटा है वो आपको 16 लाइंस के द्वारा जाएगा। अब जैसे कि आप ट्रेवल करते हो, अगर आपके पास ट्रेवल करने के लिए सिर्फ एक ही रोड है, ठीक है, 1 वे है, तो आप एक ही जगह से डेटा को ले जा सकते हो। अब जा सकते हैं, जैसे कार है, 2 कार है, 2 कार अगर पैरेलल ले जानी होंगी तो आपको 2 वे लाइंस देखनी होंगी। 1 वे लाइंस में या तो एक तरफ से आएगी या दूसरी तरफ से कार जाएगी, ठीक है। अगर आपको 2 कार एक साथ ले जानी है 2 लाइंस का यूज करेंगे, 4 कार ले जानी है 4 लाइंस का यूज करेंगे। मतलब जितनी ज्यादा बड़ी रोड होगी उतने ही ज्यादा आप एक साथ पैरेलल लाइंस को ले जा सकते हैं। उसी तरह से यहां पर जितनी ज्यादा बिट्स होंगी, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, उतना ही प्रोसेसिंग आपकी हाई होगी और उतना ही ज्यादा डेटा आप एक साथ ले जा सकते हो। 1 सेकंड में आप 64 बिट डेटा को ले जा सकते हो। 64 बिट मतलब 0 और 1 के फॉर्म में आपका डेटा रहता है, 1 बिट 0 और 1, इतने सारे डेटा को 64 लाइन, मतलब मान के चलो 8 बिट है तो आप इतना डेटा एक साथ ले जा सकते हो, ठीक है। इतना डेटा आप एक साथ ले जा सकते हो, इतना केबी, एमबी, सारा डेटा आप एक साथ काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जितना छोटा होगा उतना ही आप डेटा कम ले जा पाओगे। जितना ज्यादा आपकी बिट्स होंगी, 64 बिट, 32 बिट है, जितनी ज्यादा बिट्स होंगी उतना ही ज्यादा आप अपने डेटा को ले जा सकते हो। तो यह प्रोसेसर आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमारा प्रोसेसर काम करता है। आगे चलते हैं। अब प्रोसेसर के अंदर हम पार्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। यह तीनों पार्ट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, क्या होते हैं ये तीनों पार्ट्स? तो सबसे पहले हमने एएलयू के बारे में जानते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यह होता है किसका फॉर्म? एएलयू का फुल फॉर्म। अब एएलयू एक सीपीयू या जीपीयू, जीपीयू आ गया, ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना, मैं आगे बताऊंगा कि जीपीयू होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सीपीयू या जीपीयू के भीतर एक सर्किट होता है। क्या है? ALU is an integrated circuit within a CPU और GPU। CPU हमने पढ़ा था अभी, GPU में आगे पढ़ाऊंगा, याद रखना ये GPU होता क्या है वो भी बताऊंगा मैं। CPU या GPU के अंदर ALU एक छोटा सा सर्किट होता है जो क्या काम करता है? प्रोसेस करता है। क्या प्रोसेस करता है? आपकी अंकगणितीय निर्देशों में जोड़, ऐड, सब्सट्रैक्शन, ऑपरेशन, लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। लॉजिक इंस्ट्रक्शन कौन कौन से? एंड लॉजिक, और लॉजिक, एक्सोआर या नॉट लॉजिक, ठीक है। इन सभी लॉजिक को, गणनाओं को, कैलकुलेशंस को, प्रोसेसिंग को करने का काम किसका होता है? आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है। सारी प्रोसेसिंग, सारी कैलकुलेशन को यह अकेला ही हैंडल करता है। उसके बाद आता है फिर आपका सीयू। अब मैं आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। 3 पार्ट में आपका सीपीयू डिवाइड होता है। पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट, सारे डेटा को कंट्रोल करता है, कैलकुलेशंस के यूज किया जाता है, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट, एएलयू कैलकुलेशन करने के लिए, मेमोरी यूनिट स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट भी आपका सीपीयू के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, छोटा सा सर्किट होता है। एक उपकरण के द्वारा सारे कार्य का नियंत्रण,
सारे कार्य का नियंत्रण, कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय देम। मतलब पूरा ओवरऑल डिस्कशन ये निकलता है कि सारे कार्यों का नियंत्रण, ठीक है, जितने भी कार्य हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सारे कार्यों पर नियंत्रण कौन रखता है? आपका कंट्रोल यूनिट। एएलयू के मुख्य मेमोरी तक डेटा को ले जाने के लिए यह काम करता है। मतलब एएलयू से लेकर मेमोरी तक सेव करना, आउटपुट के रूप में ले जाने तक का काम कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आता है आपका मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट आपके डेटा को स्टोर करके रखने के लिए, परमानेंट स्टोर करके रखने के लिए या टेम्परेरी स्टोर करके रखने के लिए यूज किसका किया जाता है? आपका मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। अब मेमोरी यूनिट में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले रैम है, डेटा को टेम्परेरी स्टोर रखती है, जब तक आपका सिस्टम ऑन होगा या उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होगी तब तक आपके डेटा को स्टोर करके रखेगा। उसके बाद है सीडी, वन टाइम डेटा या रीड एंड राइट डेटा को रख सकती है। इन सभी के बारे में मैं आपको स्टोरेज डिवाइस में आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस में जहां पे आपको रैम कितने टाइप्स की होती है, नॉन वोलेटाइल रैम क्या होती है, वोलेटाइल रैम क्या होती है, अभी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, ठीक है। अगर हम एक एक पार्ट्स को प्रॉपर तरीके से देखते चलेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ते चलेंगे तो आपका कंफ्यूजन धीरे 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 खत्म होता जाएगा। अगर हम एक साथ ही सारी चीजों को ले आएंगे तो वहां पर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क। अब आपकी हार्ड डिस्क एचडीडी और एसएसडी दोनों में आने लगी हैं। एसएसडी आपकी फास्ट होती है, हार्ड डिस्क के मुकाबले में एसएसडी आपकी फास्ट होती है। फिर आती है आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क। इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की आपकी हार्ड डिस्क होती हैं। इंटरनल हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रहते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हम कहीं भी कैरी करके रख सकते हैं। अगला है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही सारे कंपोनेंट्स को कैप्चर करके रखता है। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सारे कंपोनेंट्स को कैप्चर करने का काम किसका है? आपका मदरबोर्ड का काम है। अब इसमें हम समझते हैं कि यह कैप्चर किस तरह से रखता है। सबसे पहले आपके सामने यह मदरबोर्ड की इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज में क्या क्या चीजें हैं वो जानते हैं। पीसीआई, पीसीआई एक्सप्रेस, एजीपी, बैक पैनल, इनपुट और आउटपुट। अब आपने यहां पर कंप्यूटर के बैक में देखा होगा तो कुछ कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं जहां पर हम माउस को, कीबोर्ड को, पेन ड्राइव को या फिर और भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी को क्या करते हैं? हम इंसर्ट कराते हैं। उसके बाद आता है सीपीयू फैन कनेक्टर, सीपीयू सॉकेट और मेमोरी स्लॉट। ये तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मेमोरी स्लॉट के बारे में। मेमोरी स्लॉट में आपके यहां पर रैम यूज की जाती है। जो रैम मेमोरी होती है उसको इंसर्ट कराने के लिए या कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यह मेमोरी स्लॉट का हम यूज करते हैं। फिर आता है आपका सीपीयू स्लॉट। इस स्लॉट में आपका जो मदरबोर्ड है वो किस सीपीयू के लिए बनाया गया है, या आप जो सीपीयू ले रहे हैं उस सीपीयू के लिए कौन सा मदरबोर्ड बनाया गया है, उसी मदरबोर्ड को हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सीपीयू को कूल रखने के लिए हम फैन का यूज करते हैं, लिक्विड कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो उसको कनेक्ट करने के लिए यहां पर एक छोटा सा सर्किट होता है, कनेक्टर होता है, वहां पर हम उस फैन को कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या रहता है आपका साटा कनेक्टर और 24 पिन ATX पावर कनेक्टर। यहां पर आपका जो पावर कनेक्टर है, पावर डिवाइस है जिससे हम पूरे कंप्यूटर सिस्टम को पावर देते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। फिर आता है आपका साटा कनेक्टर। साटा कनेक्टर के अंदर हमारी जो हार्ड डिस्क है, मेमोरी डिवाइस है, उसको हम सेट करके रखते हैं। साउथ ब्रिज, यह काम आपका साउथ ब्रिज का रहता है। यूएसबी हेडर, यूएसबी हेडर, यहां पर भी आपका जो जीपीयू है, ग्राफिक्स प्रोसेसर हैं और कार्ड्स हैं, उन सभी कार्ड्स को इन स्लॉट्स में हम कनेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे कि कार्ड्स में अलग अलग आते हैं, आपने वीडियो कार्ड्स देखा होगा, इंटरनेट कार्ड देखा होगा, उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड देखा होगा, तो वो सारी चीजों को हम इस पार्ट में कनेक्ट करके रखते हैं। सीमोस सेल आपने देखा होगा, सीमोस सेल खराब हो जाने पर आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका इंटरनेट में मतलब प्रॉब्लम आने लगती है और क्लॉक खराब हो जाती है। टाइमिंग बहुत पीछे की बताता है, जब आपका सिस्टम बना होगा उस समय की आपकी टाइमिंग दिखाता है। और टाइमिंग अगर सही नहीं होगी तो आप ब्राउजिंग नहीं कर पाओगे। तो किसके कारण होता है ये? आपका
सीमोस सेल। यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर एक छोटा सा सेल लगा होता है जो आपके क्या काम करता है, मदरबोर्ड के अंदर आपका सारा जो टाइमिंग है, टाइम को क्लॉक को टाइमिंग को सेट करके रखता है। कौन रखता है? आपका सीमोस सेल। अगले आते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, जीपीयू। आपका जो ग्राफिक्स कार्ड होता है ना, आपके कंप्यूटर्स में आप गेमिंग खेलते होगे, हाई क्वालिटी वीडियोस रेंडर करते होगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप हाई क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते होगे। तो उन सभी को चलाने के लिए हमें किसका यूज किया जाता है? जीपीयू का यूज करते हैं, एक तरह से ग्राफिक्स कार्ड का यूज करते हैं। एक अलग से रैम, मतलब अलग से रैम और मेमोरी डिवाइस का हम यूज करते हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, जीपीयू क्या होता है? जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे सीपीयू होता है उसी तरह से जीपीयू होता है। सीपीयू आपके पूरे ओवरऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी हमें लोड डालना है, जैसे कि अगर हमें कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चलाना है, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, तो अगर हम सीपीयू के थ्रू चलाएंगे तो हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा। क्यों? सीपीयू एक तो आपके सिस्टम को कंट्रोल रखता है, पूरे सिस्टम को, उसको कंट्रोल करना है, फिर आप जो सॉफ्टवेयर चला रहे हो उसको भी कंट्रोल करना है, तो पावर कंजप्शन हाई होगा, सीपीयू यूजेज हाई होगा, तो वहां पर आपका जो सीपीयू है वो आपका थोड़ा सा शॉर्ट, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड कम देगा, आपकी जो क्वालिटी की स्पीड कम देगा। उसके लिए मतलब उसको यूज बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक तरह से जीपीयू, एक ग्राफिक्स प्रोसेसर का यूज करते हैं। सीपीयू ओनली सिस्टम को कंट्रोल करेगा, फिर जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर होगा वो इसके थ्रू चलेगा। ठीक है, जिससे सीपीयू पे ना लोड पड़ेगा, ना आपका कंप्यूटर खराब होगा, और आपका कंप्यूटर एकदम स्मूथली चलता रहेगा। अब क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स असल में कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक पिक्चर और मूवी को कहा जाता है। ग्राफिक्स क्या है? आपका पिक्चर या मूवी या कोई सॉफ्टवेयर है उसको कहा जाता है। फिर इसमें क्या आता है, मोबाइल की स्क्रीन को जो कुछ भी इमेज या वर्चुअल हम देखते हैं, मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, जो भी स्क्रीन है उस पर हम जो भी वर्चुअली देखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स एक को प्रोसेसर है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम अगर सीपीयू को हटा दें, ओनली जीपीयू के चलाएं, तो नहीं चलेगा, क्योंकि मदरबोर्ड को एक बेसिक कंपोनेंट सीपीयू की हमेशा ही जरूरत रहेगी। प्रोसेसर हमें लगाना ही पड़ेगा, उसके अलावा यह लगा सकते हैं हम ग्राफिक्स प्रोसेसर। ठीक है, पहले सीपीयू किया करता था, मार्केट में ग्राफिक्स के आ जाने से कंप्यूटर में और मोबाइल्स में आपका जो सीपीयू के काफी बोझ पड़ने लगा था। जैसे कि आप जो भी मोबाइल्स में गेम खेलते हो, गेमिंग, हाई क्वालिटी गेमिंग आते हैं, हाई क्वालिटी प्रोसेसिंग करना पड़ता है, तो उस पर क्या होता था, जो सीपीयू है उस पर काफी बोझ पड़ता था। उसको कम करने के लिए किसका यूज किया जाने लगा? जीपीयू का यूज किया जाने लगा, ग्राफिक्स प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट आता है आपका टाइप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसको हम समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, कैसे दिखते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर आपको दिखते कैसे हैं। ठीक है, हार्डवेयर, सबसे पहले हम हार्डवेयर को समझते हैं। हार्डवेयर क्या है? एक तरह से एक आपको जो डिवाइसेस हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। हार्डवेयर वह उपकरण है जिन्हें हम छू सकते हैं, सामने देख सकते हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, वही क्या है? आपका हार्डवेयर है, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, हम अपने हाथों से छू सकते हैं या भौतिक संरचनाओं में शामिल है, वही क्या है? आपका हार्डवेयर है। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। जैसे यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, फैन, रैम सॉकेट, स्पीकर, मेमोरी, प्रिंटर, कार्ड रीडर, और भी आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे जिन्हें हम छू सकते हैं या एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, वही क्या है? आपका हार्डवेयर है। अगला आता है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को चलाने के लिए या जो भी हमें प्रोसेस करनी है, उस प्रोसेस को करने के लिए हमें किसका यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। मतलब अगर हमारा कोई भी प्रोसेस करना है, उस प्रोसेस करने के लिए हमें दो कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है हार्डवेयर, ठीक है, दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर।
जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपस में कंपाइल होके चलेंगे, एक साथ काम करेंगे, तभी हम अपनी जो कैलकुलेशन है, प्रोसेसिंग है, जो सॉफ्टवेयर हमें चलाना है, उस सॉफ्टवेयर को हम प्रॉपर चला सकते हैं। अब जैसे सॉफ्टवेयर में आपका क्या आता है, मोजिला फायरफॉक्स है, और आपकी जो भी एप्लीकेशन है, आप जो स्क्रीन पर आपको जो भी दिखाई देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो ही क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है जिसे हम छू नहीं सकते, एक सॉफ्टवेयर के रूप में रहता है, मतलब एक डेटा के रूप में रहता है, जिसे हम प्रॉपर अपने आंखों से देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ना उसे उठाकर एक जगह से अपने हाथों से दूसरी जगह रख सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो भौतिक संरचनाओं में शामिल नहीं है, अर्थात निर्देशों का वह सेट, मतलब निर्देशों का वह सेट, दैट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का वह सेट जिसे हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। जैसा मैंने अभी बताया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर ही अपना सारा प्रोसेसिंग है, सारा वर्क है, वो एक साथ करते हैं। हार्डवेयर को अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा हार्डवेयर किसी काम का नहीं है, अगर हमारा हार्डवेयर नहीं है तो हमने सॉफ्टवेयर बना के रख लिया, वो भी किसी काम का नहीं है। जब तक दोनों कंपोनेंट एक साथ ना हो तब तक हम किसी भी प्रोसेसिंग को नहीं कर सकते। यही क्या होते हैं आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। विभिन्न प्रकार के ऑफ कंप्यूटर्स। अब जैसे स्टार्टिंग में आपको पार्ट बताया था कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स को हमने कितने भागों में बांटा गया है, तो हमने टाइप्स को अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, आप नॉर्मल डेस्कटॉप पे रखे रहते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर्स, यह आपके कंप्यूटर्स रहते हैं। अन्य टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जैसे स्मार्टफोन, वियरेबल, जो हम नॉर्मल वियरिंग ईयरफोन्स का यूज करते हैं, वो सारी वियरेबल्स, गेम कंट्रोल्स, टीवी, ईटीसी। टीवी भी एक तरह से कंप्यूटर ही है, क्योंकि स्मार्ट टीवी आने लगी है तो उनमें टच भी कर सकते हैं, टच करेंगे तो प्रोसेस होगा तो आपको आउटपुट भी रूप में देखने मिलेगा। तो यह आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। अगला आता है मेन कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन। इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा असत्य है या निम्न में से कौन सा सत्य है। इस तरह से आपके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले स्पीड पे जानते हैं। जो हमारा कंप्यूटर है तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम है। आपको इंग्लिश में भी दिखेगा इट्स वर्क ए फास्ट स्पीड विच मीन्स इट सेव्स टाइम, मतलब फास्ट, जितना आपका फास्ट कंप्यूटर होगा उतना ही आपका टाइम की बचत होगी। स्पीड हाई होने पर आपका काम भी प्रोसेसिंग हाई होगी। एक्यूरेसी, सटीकता से काम करता है, बिल्कुल यह त्रुटि रहित कार्य करता है, मतलब इसमें इट वर्क्स फ्लोलेसली, बहुत ही कम एरर के साथ यह काम करता है। अगर सॉफ्टवेयर में एरर होगी तो आपको एरर देखने मिलेगी, अगर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई भी एरर नहीं होगी तो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ यह आपको काम करता हुआ दिखेगा। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है इसके अंदर, कितना भी डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। हम एक हार्ड डिस्क फुल हो गई, हार्ड डिस्क साइड में रखो, दूसरी हार्ड डिस्क लगा दो, कितना भी डेटा हम इसके अंदर रख सकते हैं। अगर हम सर्वर्स लगा दें तो हम काफी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब है, गूगल है, तो ये हमारे कितने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। यह डेटा स्टोर कहां पे करते हैं, आपका डेटा सारा सर्वर्स के अंदर डेटा को स्टोर करके रखते हैं। दूसरी है यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। इट इज कैपेबल टू टेकिंग रैपिड डिसीजन अकॉर्डिंग टू प्रीसेट इंस्ट्रक्शंस। अब आपने देखा होगा कि हम जो कंप्यूटर चलाते हैं उस कंप्यूटर में हम जैसे ही हमने बटन दबाया चालू करने के लिए तो वह अपने आप चालू कैसे हो जाता है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि आपका बायोस रहता है, सीपीयू रहता है, हार्ड डिस्क रहती हैं, रैम रहती हैं, तो उनके अंदर प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो आपके कंप्यूटर्स को चालू करते हैं, रन करते हैं, मतलब एक बूस्ट प्रोवाइड करते हैं जिसकी सहायता से हमारा जो भी कंप्यूटर है वो चालू हो जाता है। अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है सबसे पहले वो हम उसमें डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते ही हमारा सॉफ्टवेयर ओपन कैसे हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कोई भी इस सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेगा तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, मतलब पूर्व निर्धारित निर्देशों को पालन करता है, उसमें पहले से ही निर्देश सेट करके रखे जाते हैं। अगला है आपका डायलिजेंस कर्मठ था।
कई दिनों कई महीनों तक बिना रुके काम कर सकता है। अगर इसके अंदर कोई भी खराबी ना आए तो यह नॉर्मली बिना रुके बिना थके काम कर सकता है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। अगर आपके कंप्यूटर है, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर हमने एक फोल्डर बना के उसमें डेटा रख दिया, उस डेटा को हम अगर 10 साल बाद भी देखेंगे तो उस फोल्डर के अंदर ही वह डेटा मिलेगा, ना कि दूसरे फोल्डर के अंदर। तो यह एक तरह से विश्वसनीयता है कि हम स्टोरेज मेमोरी में वर्षों बाद भी एक्यूरेट रहती है। रिमेंबर्स, पावर ऑफ रिमेंबर्स, याद रखने की क्षमता। पावर ऑफ रिमेंबर्स, हम कहीं पे भी आपका डेटा पड़ा हो, हमने सिर्फ उसके 2-3 वर्ड हमें टाइप करना है, एंटर दबाते ही आपके सामने सारा डेटा आ जाएगा। हमारा ब्रेन भी इतना एक्यूरेट नहीं रहता कि हमें उस डेटा को हम याद रख सकें, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इतनी हाई कैपेसिटी होती है कि कभी भी आप डेटा को 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, अगर वह डेटा उस हार्ड डिस्क के अंदर है तो उस डेटा को हम तुरंत ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। आपको इंग्लिश में भी दिखाई दे रहा होगा, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। रिलायबिलिटी, स्टोरेज मेमोरी रिमेन्स एक्यूरेट इवन आफ्टर ईयर्स। इसका मतलब है जैसे कि आप कभी भी कहीं पर भी चले जाएं, 10 साल हो जाएं, 5 साल हो जाएं, अगर हमें 1 दिन के बाद भी डेटा देखना है तो उसी फोल्डर के अंदर आपको डेटा मिलेगा जिस फोल्डर के अंदर आपने डेटा सेव करके रखा हुआ होगा। अब कंप्यूटर का अनुप्रयोग, किस किस फील्ड में कंप्यूटर का यूज किया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशनल के फील्ड में, उसके बाद आता है रेलवे, वायुयान, बैंक के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, व्यापार, मनोरंजन, वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा, प्रकाशन, रक्षा और प्रशासन। अब ये सभी फील्ड्स में आपका यूज किया जाता है। जैसे चिकित्सा में मान के चलो तो चिकित्सा के फील्ड में आजकल रोबोटिक सर्जरी होती है, वहां पर आपके कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, जो आपकी सैटेलाइट्स होते हैं उनसे आपका डेटा सेंड किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। जहां पर भी आपने देखा होगा हम स्पेस में रिसर्च करते हैं, कहां पर? स्पेस में रिसर्च करते हैं, तो वहां पर किसके द्वारा रिसर्च किया जाता है? कंप्यूटर्स के द्वारा, क्योंकि हम स्पेस में जाएंगे तो जाएंगे किसकी सहायता से? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से ही हम रिसर्च स्पेस में जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ एक चीज ही पढ़ी है, एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है कि हमारा जो डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डेटा आउटपुट। हेडिंग क्या है आपकी? फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, कहां स्टोर करते हैं, किस तरह से प्रोसेस होती है और किस तरह से आपका आउटपुट मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। हमारे पास बुक है, नोट्स हैं, कहीं से भी हमें डेटा प्रोसेस करना है तो वहां से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद फिर हम उस डेटा को स्टोर करेंगे, किसकी सहायता से? आपकी इनपुट कीज की सहायता से, कीबोर्ड, माउस और अदर इनपुट डिवाइसेस की सहायता से हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे। कहां पर? मेमोरी डिवाइस में। ठीक है, मेमोरी डिवाइस में हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद फिर हमें जो भी प्रोसेस करना होगा उस प्रोसेस को करने के लिए हम सीपीयू को वह डेटा को प्रोवाइड करा देंगे। सीपीयू को डेटा प्रोवाइड कराने के बाद फिर सीपीयू वापस मेमोरी में सेव करेगा। सेव करने के बाद फिर हमें आउटपुट के रूप में मेमोरी, प्रिंटर, स्पीकर या अदर जो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी सहायता से आपको सारा डेटा प्रोवाइड हो जाएगा। तो बेसिक ओवरऑल हमने 2 क्लास ली, 2 क्लास में हमने बेसिक जाना कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है कैसे होता है, किस किस कंपोनेंट से बना होता है, किस कंपोनेंट का क्या काम होता है, सीयू कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, हमारे सारे डेटा को कंट्रोल करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है आपके सारे डेटा को प्रोसेस करना, मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, हमारे सारे डेटा को सेव करके रखना। अब क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। आगे चलते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, किस तरह से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई, कंप्यूटर का सर्वप्रथम यूज कहां किया गया, पहली डिवाइस कौन सी है, या कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है जो हमने आज की क्लास पढ़ी या जो पिछली क्लास पढ़ी उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद फिर आप अपने सारे क्वेश्चंस को पढ़िए आराम से, ऑप्शंस को हटाने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
ऑप्शंस को हटाने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन को आप हटाएंगे तो तुरंत ही आपको अपना डेटा मिल जाएगा। सबसे पहले विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर, विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस, कंप्यूटर द्वारा डेटा स्टोर करने, गणनाएं करने के लिए किस अंक प्रणाली का यूज किया जाता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया, दूसरी क्लास में भी बताया, आज तीसरी क्लास में भी इसको मैंने बताया कि हमारा कंप्यूटर है वो किस प्रणाली का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने, डेटा को रीड करने के लिए। तो सबसे पहले इसका आंसर है आपका बाइनरी फॉर्म, 0 और 1 के फॉर्म में ही हमारा सारा कंप्यूटर है वो डेटा को समझता है। अब ये ऑक्टल फॉर्म क्या है, 8 डिजिट आपके डेटा को समझता है, डेसिमल 10 डिजिट डेटा होता है, हेक्साडेसिमल 16 डिजिट डेटा होता है, बाइनरी आपका 2 डिजिट डेटा होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑक्टाडेसिमल आपका जो डेसिमल है वह कितने डिजिट का डेटा रखता है, कितने डिजिट का डेटा उसके अंदर होता है, 10 डिजिट का डेटा रहता है। बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट रहते हैं, 0 और 1। ऑक्टल में 8 रहते हैं, डेसिमल में 10 रहते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 रहते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से डेटा रहता है, कौन कौन से डेटा रहते हैं। न्यूमेरिक फॉर्म, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म, हमारा जो डेटा है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है, और कीबोर्ड में जो बटन्स रहते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला है आपका निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है। हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा अभी, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब इसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या जावा। अब याद आप ध्यान रखिएगा कि हमने प्रोसेसर चिप पढ़ा। प्रोसेसर चिप क्या होता है, एक छोटी सी चिप होती है जिसे हम अपने हाथों में छू सकते हैं, मतलब हार्डवेयर है, ठीक है, ये खत्म। प्रिंटर, जिससे हम फोटोकॉपी मशीन होती है जिससे हम फोटोकॉपी निकालते हैं, सभी लोग देखा होगा, प्रिंटर उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, छू सकते हैं, ये भी क्रॉस हो गया। माउस, माउस की सहायता से हम पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, छू सकते हैं, तो ये भी क्रॉस। लास्ट में बचा क्या, जावा। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरह से आप ऑप्शन अगर आप हटाना सीख गए, ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना सीख गए, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा पार्ट होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका जो सीपीयू है उसी को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। जो हमारा ओवरऑल कंप्यूटर है उसका ब्रेन कौन होता है, सीपीयू। जैसे हमारी पूरी बॉडी का ब्रेन, हमारा जो ब्रेन होता है वह काम करता है, उसी के द्वारा, जैसे उसी के जैसे आपका जो पूरा सीपीयू कंट्रोल सिस्टम है या पूरा आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर छोटा सा कंपोनेंट आपका सीपीयू चिप ही आपका क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू का एक हिस्सा नहीं है, मैंने कल भी क्लास में पढ़ाया, आज भी क्लास में पढ़ाया। सीपीयू को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पूछा है, सीपीयू का एक हिस्सा नहीं है, इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीपीयू। इनमें तीनों चारों में से एक पार्ट है जो आपका सीपीयू का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज यूनिट, ठीक है, स्टोरेज यूनिट है। सीपीयू में आपने पढ़ा है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, स्टोरेज यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, स्टोरेज यूनिट। ध्यान रखिएगा। अगला है आपका एएलयू, पार्ट है, तो ये भी कैंसिल हो गया। मेमोरी यूनिट है, पार्ट है, ये भी कैंसिल हो गया। अगला है प्रोग्राम यूनिट, नहीं पता हमें इसके बारे में क्या होता है। फिर अगला देखते हैं हमें कंट्रोल यूनिट, सीपीयू का पार्ट है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तीनों पार्ट मिल गए सीपीयू के। अब क्या बचा, प्रोग्राम यूनिट, तो यह ही आपका क्या हो गया, सीपीयू का एक हिस्सा नहीं है, ऑप्शन मिल गया। इसी तरह से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। और जो भी आपकी पीडीएफ फाइल्स रहेंगी, डेटा फाइल्स रहेंगी, मैं आपको एक एक करके सारी फाइल्स प्रोवाइड करा दूंगा। आज शाम तक कोशिश करूंगा कि आपको सारी शॉर्टकट कीज की फाइल प्रोवाइड करा दूं, जिससे आप एक बार देख लें, क्योंकि कुछ 3-4 क्लास बाद आपकी एक शॉर्टकट कीज की भी क्लास होगी, जहां से आप प्रॉपर आप अपना डेटा देख सकते हैं, ठीक है।
अब आपको ये सारी फाइल्स कहां मिलेंगी, मैं आपको बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड होगी, वह लिंक रहेगी आपके एक टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल की आपकी लिंक रहेगी, ठीक है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक क्लिक नहीं हो रही तो मैं आपको एक लिंक और प्रोवाइड कराऊंगा, गूगल ड्राइव की लिंक, ठीक है, जहां से भी आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा क्विक रिवाइज ऑफिशियल। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको ये कॉर्नर में लोगो दिखाई दे रहा होगा, QR बना हुआ, तो इस ही लोगो को आपको इस टेलीग्राम चैनल पर लोगो आपको दिखाई दे जाएगा, वहां से फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा आज, और गूगल ड्राइव की भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप सारी फाइल्स हैं, पिछली फाइल्स हैं, वो सारी फाइल्स आपको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने आपको पढ़ाया बेसिक। कल की क्लास में आपकी रहेगी, नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी हिस्ट्री एंड जनरेशंस की क्लास। उसके अलावा अगर आपको पटवारी की या किसी भी अदर एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको एक चैनल बता देता हूं, ऑफिसर्स मंच। यह YouTube चैनल है जहां पे अभी मैथ्स की प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। अगर आप यह क्लासेस देखना चाहते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, पटवारी, SSC, बैंक, रेलवे, व्यापम, किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो यहां से आप जाकर रात 9 बजे लाइव क्लास होती है, वहां से आप डेली यह क्लास देख सकते हैं। मैथ्स की क्लास चल रही है, इसमें डेली लाइव क्लास होती है। कुछ टाइम बाद इसमें आपकी रीजनिंग, GS की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो आप इस चैनल पे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, यहां पर मैं आपको GS, इंग्लिश, रीजनिंग और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी की PDF फाइल्स भी मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा। शॉर्टकट की इसकी PDF फाइल्स, शॉर्ट ट्रिक्स की PDF फाइल्स, ठीक है, इन सभी की शॉर्ट ट्रिक्स की PDF फाइल्स, और इंग्लिश में किस तरह से जो एरर के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको यहां बताऊंगा कि किस तरह से एरर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो PQRS होते हैं, हमारी जो PQRS वो हमारे ज्यादातर गलत होते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए वो भी मैं आपको यहीं पर आप चैनल में बताऊंगा। जो हमारी ब्लैक बुक है, कैसे पढ़ना है हमें, क्योंकि ब्लैक बुक हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो किस तरह से हमें उस ब्लैक बुक को भी पढ़ना है, तो उस सारी जानकारी मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन सारी वीडियोस को देख सकें और अपने एग्जाम में 100% स्कोर ला सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स पढ़िए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वह भी इन क्लासेस को पढ़ सकें। जय हिंद दोस्तों।